नमस्कार, मैं रविश कुमार। भारत में सबसे बड़ा ठग कौन है? यह सवाल आसान तो है, मगर इसका जवाब बहुत मुश्किल है। राजनीतिक लोगों से अपील है कि वीडियो देखने से पहले जवाब देने में जल्दी ना करें कि भारत का सबसे बड़ा ठग कौन है। वैसे भी जो जवाब आप जानते हैं उसे लेकर जल्दी नहीं करनी चाहिए, लेकिन भारत में ठगों की प्रतियोगिता तो होनी ही चाहिए ताकि हम और आप सही सही जान सकें कि भारत में सबसे बड़ा ठग कौन है। डू यू गेट माई पॉइंट? सबसे पहले बात होगी गुजरात के किरण भाई पटेल की। प्रधानमंत्री कार्यालय का अधिकारी बताकर कश्मीर की वादियों में Z+ सुरक्षा में घूमते रहे, कश्मीर का दौरा करते रहे, सीमा सुरक्षा बल, सेना से लेकर और प्रशासन तक को बेवकूफ बनाया। इसके बाद बात होगी गोदी मीडिया के तमाम चैनलों और अखबारों की, जिसने नोबेल कमेटी के डिप्टी लीडर एसले टोजे के हवाले से फर्जी खबर चला दी कि प्रधानमंत्री मोदी नोबेल शांति पुरस्कार के दावेदार हो सकते हैं। फिर उसके बाद बात होगी गौतम अडानी की। आपको याद होगा कि 24 जनवरी को हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में लिखा है कि दुनिया के तीसरे नंबर के अमीर किस तरह से कॉरपोरेट इतिहास में कथित रूप से सबसे बड़ी ठगी को अंजाम दे रहे हैं। मतलब आज का भारत तय ही नहीं कर पाएगा कि एक साथ कई चैनलों और अखबारों को सबसे बड़ा ठग कहें या कॉरपोरेट इतिहास में कथित रूप से सबसे बड़ी ठगी करने वाले को सबसे बड़ा ठग कहें, या प्रधानमंत्री कार्यालय का अधिकारी बताकर कश्मीर में Z+ सुरक्षा लेकर घूमने वाला भारत का सबसे बड़ा ठग है। आपने इन तीनों कैटेगरी में एक चीज कॉमन देखी होगी। प्रधानमंत्री मोदी का नाम सब में आता है, वो किसी में शामिल नहीं है, मगर राजनीतिक आरोप के रूप में, तो कभी फर्जी खबर के रूप में, तो कभी उनके नाम के इस्तेमाल के रूप में उनका जिक्र आ जाता है। प्रधानमंत्री मोदी के नाम कॉमन है, मगर कॉनमैन यानी ठगों के नाम अलग अलग हैं। कई सारे न्यूज़ चैनलों और अखबारों ने यह खबर क्यों चलाई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नोबेल शांति पुरस्कार के मजबूत दावेदार हो सकते हैं, जबकि नोबेल कमेटी कभी भी दावेदारों का नाम, उनके नाम पहले से नहीं बताती है। किसका नाम प्रस्तावित हुआ है, इस बात की जानकारी 50 साल तक गुप्त रखी जाती है। यहाँ तो ऐसे खबर चला दी गई जैसे पटना के मौर्या होटल में बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई हो, समोसा जलेबी खाने के बाद यह ऐलान कर दिया गया हो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नोबेल शांति पुरस्कार के मजबूत दावेदारों में से। भारत के मीडिया ने यह दुस्साहस उन दिनों किया है जब दुनिया के तीसरे नंबर के अमीर की पोल खुल रही हो, उन पर आरोप लग रहे हों कि कथित रूप से उन्होंने कॉरपोरेट इतिहास के सबसे बड़ी ठगी को अंजाम दिया है। अब इसके बाद कोई हंस देगा तो कहेंगे कि भारत का नाम खराब कर दिया। काम भी खराब करो और चाहोगे कि नाम भी ना खराब होगा, ये कैसे होगा? अगर इस बात से भारत की छवि खराब ना हो तो कही जा सकती है कि भारत एक ठग प्रधान देश है। आए दिन छपने वाली ठगी की इन खबरों को देखकर आप जान सकते हैं कि भारत में ठगों के अच्छे दिन चल रहे हैं। एक ठग कई बार 100 से लेकर 1000 लोगों तक को ठग लेता है, करोड़ों रुपए ठगी से कमा रहा है। ऐसे ठगों को मैं सामाजिक ठग की श्रेणी में रखता हूं, जो पेंशन दुगनी करने, आय दुगनी करने और नौकरी दिलाने का झांसा देते हैं। कुछ ठग होते हैं जो सरकारी कामों की नकल कर लेते हैं, फर्जी प्रमाण पत्र बनवा देते हैं तो ज़मीन से लेकर मकान तक के कागजात बनवा देते हैं। इन्हें सरकारी ठग कहा जा सकता है। कुछ तो इंटरनेट से जालसाजी सीखकर आगे ठगी करते हैं। 7 करोड़ से लेकर 40 करोड़ तक की ठगी की जाती है। कुछ ठग होते हैं जो नकली IAS और नकली IPS बनकर सरकारी विभागों के अफसरों को ही हड़का लेते हैं। इन्हें नौकरशाही ठग कह सकते हैं। नौकरशाही के भीतर बैठे असली अफसर भी ठगी का काम करते हैं। किसी को फर्जी मामले में फंसा देते हैं तो किसी को फंसाने का डर दिखाकर माल बना लेते हैं। कुछ ठग धार्मिक ठग होते हैं जो अंधविश्वास फैलाकर समाज से लाखों करोड़ों रुपए कमाते हैं। ठगों की एक कैटेगरी लोकतांत्रिक ठग की होती है, जो जनता को तरह तरह से ठगते हैं और वोट ले जाते हैं। मगर इन सब में सबसे ऊपर लेवल का ठग वो है जो प्रधानमंत्री कार्यालय का अधिकारी बनकर कश्मीर जाता है, सेना के साथ बैठकर समीक्षा करता है, प्रशासन से सुरक्षा मांगता है, 5 स्टार होटल में रुकता है सरकारी खर्चे पर,
कांति भाई पटेल ने जो किया है वो ऐतिहासिक है। कांति पटेल ने सेना से लेकर प्रशासन तक को चकमा दिया है, वो भी उच्च सुरक्षा वाले जोन में। हम तो इनके बारे में बताएंगे ही, लेकिन तेजस्वी यादव को बताते हुए सुनिए, लगेगा कि अब हंसी से फट पड़ेंगे। मगर तेजस्वी ने हंसी रोककर हंसाने वाली यह बात किस तरह से कही है, इसे आप गंभीरता से देख सकते हैं। हम अपने दर्शकों को बता दें कि हमसे एक चूक हो गई है। इस महाठग का नाम हमने कांति पटेल कह दिया है, जबकि ये किरण पटेल है। देखिए, श्रीनगर में सुरक्षा कर्मियों के साथ जो सुरक्षा उसको और यही नहीं, आप देखिएगा कि Z+ सुरक्षा भी जो है इसको प्रदान रहता है, और ये भारतीय जनता पार्टी का सदस्य भी है। यानी जो फर्जी जो आदमी है, साफ तौर पे ये सदस्य भी है भारतीय जनता पार्टी का। ये बहुत ही बड़ा मामला है, और अमित शाह जी के साथ इसकी तस्वीर भी है। अब पता नहीं जांच एजेंसियां तो सारी जितनी है वो तो विपक्ष के नेताओं के पीछे छोड़ दिया गया। कम से कम सुरक्षा एजेंसियों को इस तरह के ख्याल जो है करने चाहिए कि भाई इस तरह का अगर आदमी अगर प्रोटोकॉल तोड़कर, प्रोटोकॉल क्या नकली फर्जी आदमी अगर सब कुछ पा सकता है तो ये कहीं भी घुस सकता है। नीचे करो ना भाई। अब ये आदमी के पास कितना महत्वपूर्ण जानकारी होगा इस जगह, इस व्यक्ति के अलावा अगर समझिए कि अगर कोई आतंकवादी हो, माइक पीछे नीचे करो, तो देश का सारा सुरक्षा जो है उनके हाथों में आ जाता। बहुत आगे। अब तो आपको कांति भाई पटेल के कारनामे का अंदाजा हो गया होगा। कई लोग कांति पटेल को ठग नहीं मान रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं कि Z कैटेगरी की सुरक्षा केवल ईमेल कर देने या विजिटिंग कार्ड दिखा देने या झांसा दे देने से किसी को नहीं मिलती है, यह संभव है। तो यह किसका आदमी है जो सिस्टम के भीतर भेजा गया है, क्या यह सवाल भी उठाए जा रहे हैं। कांति पटेल ने जिन जिन को ठगा है उनकी क्षमता पर भी सवाल उठता है। कम से कम तबादला तो होना ही चाहिए। कांति पटेल को 5 स्टार होटल में ठहराया गया। क्या जम्मू कश्मीर प्रशासन दिल्ली से आने वाले तमाम IAS अफसरों को ऐसी सुविधा देता है? और इतनी महंगी सुविधा देने की जरूरत भी क्या है? उन्हें Z+ की सुरक्षा कैसे दे दी गई? किरण पटेल कश्मीर दौरे का रील्स बना रहा था, वीडियो बना रहा था। ऐसा तो कोई अफसर करता भी नहीं। इतना ही काफी था कि पहले ही दिन किसी के कान खड़े हो जाते कि यह उड़ी सेक्टर में सीमा पर गया है। भारी सुरक्षा के बीच 4-4 गाड़ियों के काफिले के साथ बुलेट प्रूफ कार में चल रहा था। इसका वीडियो बनाकर इंस्टा पर डाल रहा था। पीएमओ का कौन सा अफसर ऐसा करता है? मगर कई हफ्ते गुजर गए। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार किरण पटेल अधिकारियों को हड़काता भी था कि वह उनके तबादले करवा देगा। सवाल है कि कोई भी अफसर खुद को यह बताए कि वह प्रधानमंत्री कार्यालय से आया है, रणनीति और अभियान विभाग का अतिरिक्त निदेशक है, तो कोई यूं ही स्वीकार कर लेगा। किरण पटेल किसका आदमी है? सामान्य ठग है या इसे यहां तक पहुंचाने में किसी और की भूमिका थी? जांच का इंतजार कीजिए। ये मामला बहुत गंभीर है, राष्ट्र की सुरक्षा की दृष्टि से बहुत गंभीर है। राष्ट्र के सर्वोच्च पद पर आसीन व्यक्ति के नाम का दुरुपयोग यूं इस तरह से हो, सरेआम हो, सार्वजनिक स्तर पर हो, लगातार हो रहा हो, उसको कोई रोक नहीं रहा हो, उसकी तरफ या तो ध्यान नहीं है या ध्यान है और फिर भी ध्यान नहीं है। यह स्थिति है देश की सरकार की। यह जम्मू कश्मीर ऐसा संवेदनशील इलाका इस देश का, इस विश्व का, वहां एक हफ्ता नहीं, एक दिन नहीं, एक महीना नहीं, 5 महीने से लगातार एक आदमी सुरक्षा बलों के साथ धोखाधड़ी कर रहा हो और जनाब को खबर ही नहीं है, साहिब को। सवाल यह उठता है, यह है आपका सूचना तंत्र, यह है आपका इंटेलिजेंस मैकेनिज्म। मैं आपको बताना चाहता हूं Z+ सिक्योरिटी का अर्थ क्या है। 55 लोग आपको मिलते हैं Z+ सिक्योरिटी में, 55 व्हीकल्स। इन सब का
मंथली खर्चा अगर हम निकालें तो लगभग 33 लाख। और ये Z+ सिक्योरिटी आज की तारीख में इस देश के 40 लोगों को मिली। ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आप सबको जानने चाहिए। आपको मालूम है कि किस किस से इन्होंने सिक्योरिटी वापस ले ली थी। हमारे कांग्रेस के भी कई नेता थे, उनसे Z+ वापस ले ली कि साहब आपको जरूरत नहीं है। अब हमें समझ में आ रहा है जरूरत किसको है। आप सोचिए किस तरह के व्यक्ति को यह सुरक्षा दी गई और किस स्तर से यह निर्देश आए, यह जानना बहुत आवश्यक है। Z+ सिक्योरिटी बिना दिल्ली से कोई कम्युनिकेशन गए कैसे मिली, सरकार वहां किसकी है, वहां किसका शासन चलता है, क्या वह गृह मंत्रालय से सीधे सीधे संबंधित शासन है या नहीं है, तो सबको मालूम है। फिर भी किसी को Z+ सिक्योरिटी मिल रही है। यह व्यक्ति जब पकड़ा गया तो इनके वकील क्या कहते हैं कि भाई इनके साथ 2 लोग और थे जिन्हें छोड़ दिया गया। कौन थे भाई ये 2 लोग और छोड़ कैसे दिया गया? पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, राहुल गांधी, इन सब का SPG कवर हटाया गया, तब उन्हें Z+ की सुरक्षा दी गई। यह सुरक्षा बिना गृह मंत्रालय की मंजूरी के नहीं दी जाती है। लेकिन यहां तो ठग साहब Z+ सिक्योरिटी लेकर कश्मीर घूम रहे हैं। इस ठग ने तमाम हाई लेवल के लोगों को ठगा है। अब वही हाई लेवल के लोग हाई लेवल की इंक्वायरी करवा रहे हैं कि इसने कैसे ठग लिया हाई लेवल के लोगों को। बंदा ट्वीट कर रहा है कि कुलगाम जिला प्रशासन और जम्मू कश्मीर पर्यटन के साथ मिलकर विंटर कार्निवाल को कामयाब बना देंगे। आदमी बड़ा गजब का निकला है। 15 फरवरी को एक शेर ट्वीट करता है, लिखता है कि हैरत से जो यूं मेरी तरफ देख रहे हो, लगता है कभी तुमने समुंदर नहीं देखा। किरण भाई पटेल, समुंदर तो देखा है मगर तुमसा नहीं देखा। तुमने जो दिखाया है सेना और प्रशासन को, वो तो किसी ने भी नहीं दिखाया डूड। तेरा चश्मा लगता है कूल कूल, सुपर फूल महाफूल। नमो अगेन की कामना करने वाले किरण भाई पटेल 2019 में यह टी-शर्ट प्रधानमंत्री मोदी के समर्थकों में लोकप्रिय हुआ। धर्म और राष्ट्रवाद की घनघोर राजनीति करने वाले इस टी-शर्ट को धारण कर खुद को नरेंद्र मोदी का समर्थक बताया करते थे, मगर कौन जानता था कि ठग भी यही टी-शर्ट पहनकर घूम रहा है। जानता तो यह भी नहीं कि ऐसे कितने ठग और हैं जो नमो अगेन का टी-शर्ट तो नहीं पहनते मगर अपने तरीके से ठगी का काम करते रहते हैं। किरण भाई का ट्विटर अकाउंट वेरीफाइड है, ब्लू टिक है, मतलब बंदे ने इलन मस्क तक को ठग लिया है। इसने खुद को बीजेपी का सदस्य बताया है। बताइए, इसे ललित ग्रैंड पैलेस होटल में ठहराया गया। ठग जो चाहते हैं वो मिल जाता है। कांति भाई पटेल गिरफ्तार हो चुके हैं। एक संवेदनशील राज्य में पूरे प्रशासन को चकमा देने वाला व्यक्ति साधारण नहीं है। प्रशासन में काम करने वाले लोग अपने बारे में आप क्या राय रखते हैं वही जानते होंगे। हम अपनी तरफ से कुछ कहें ये अच्छा नहीं है। ये इनका कार्ड है, रोकिए इस पे। 34 मीनाबाग फ्लैट्स, पता लगा लीजिएगा किसके नाम पर है। ये गेस्ट अकोमोडेशन है, कौन है 34 मीनाबाग, मैं तो पता लगा दिया। अब थोड़ा आप भी मेहनत करिए, सारी मेहनत मैं थोड़े करूंगा। और ये इन्होंने यहां रोकिएगा जरा, 34 मीनाबाग फ्लैट जो विजिटिंग कार्ड में है, तो आप पूछ सकते हैं कि ये विजिटिंग कार्ड तो जिनको वो देंगे सिर्फ उन्हीं को मालूम पड़ेगा। लेकिन मैं इनका ट्विटर हैंडल देख रहा था, मुझे भी फॉलो करते हैं ये, मैं नहीं फॉलो करता इन्हें। तो ट्विटर हैंडल पे बायो के नीचे जनाब ने लोकेशन डाली हुई है, पिंड लोकेशन डाली हुई है, उसमें भी यही एड्रेस है, 34 मीनाबाग फ्लैट, नई दिल्ली 110001 है। जब देश की सरकार, देश के प्रधानमंत्री, देश का कैबिनेट का आंख, नाक, कान, दिल, दिमाग, जिगर, तन, मन, धन, सब कुछ प्रधानमंत्री के एक दोस्त को बचाने में एकदम अर्पण कर दिया गया, समर्पण है टोटल। तो नाक के नीचे क्या हो रहा है, पीएमओ की नाक के नीचे, गृह मंत्री की नाक के नीचे क्या हो रहा है, उनको कानों कान खबर नहीं है। क्यों? 2019 की 14 फरवरी हम भूले नहीं हैं।
पुलवामा में आरडीएक्स कैसे पहुंचा, यह सवाल का जवाब आज तक हमें मिला नहीं है। 40 जवान शहीद हुए, उनकी शहादत को हम यूं भूल नहीं पाएंगे। उसी कश्मीर में ठीक 5 साल बाद, ठीक चुनाव से पहले, ये क्या हो रहा है? पुलवामा, डीएसपी दविंदर सिंह, और अब ये राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किसकी अनुमति से, किसकी निर्देशन से हो रहा था? घाटी में किस तरह से आतंकी टारगेटेड किलिंग्स कर रहे हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। इस पर सवाल उठाना कोई, आप मुझे देशद्रोही नहीं कह सकते, मैं सवाल उठाऊंगा। लेकिन ये ऐसा टूल किट है इस रूलिंग पार्टी का कि जो इनसे सवाल पूछ ले तो वो तो एंटी नेशनल है, और इनके नाम के कार्ड छपवा छपवा के Z+ सिक्योरिटी ले ले तो राष्ट्र प्रथम है। ये कौन सा राष्ट्रहित साध रहे हैं आप? मैं चुनौती देता हूं प्रधानमंत्री को और गृह मंत्री को, हमें बताइए राजनीतिक स्तर पे किसका इस्तीफा लेंगे आप, या आप में से कौन इस्तीफा देगा इस बात पर? यह छोटी बात नहीं है, इस पे सिर्फ और सिर्फ इस्तीफा हो सकता है। हम इस्तीफा मांगते हैं, हम जानना चाहते हैं किसका इस्तीफा आप करवाएंगे। अगर आप थोड़े से भी गंभीर हैं राष्ट्र की सुरक्षा को लेकर। नकली आईएएस और नकली आईपीएस बनकर न जाने कितने लोग कितनों के साथ ठगी कर जाते हैं। अगर आप हिंदी अखबारों की खबरों को खंगालेंगे तो अनेक ऐसी खबरें मिलेंगी। किसी खबर में नकली आईएएस बनकर कोई सगाई कर रहा है, तो किसी खबर में नकली आईएएस बनकर अपनी प्रेमिका के लिए प्रोफेसर को ब्लैकमेल कर रहा है। किसी खबर में नकली आईएएस करोड़ों की ठगी कर रहा है, तो किसी खबर में नकली आईएएस थाने का दौरा कर रहा है। बंगाल में एक नकली आईएएस टीकाकरण अभियान चला रहा था और उसके कार्यक्रम में एक सांसद भी पहुंच गई। तो नकली आईएएस बनना भारत में एक नियमित सपना है, इसे मान लेना चाहिए। लेकिन नकली आईएएस के सपने के लिए प्रशासन के लोग भी नकली बन जाएंगे, यह मानना थोड़ा अजीब लगता है। पता चला कि कोई नकली मोदी बनकर जम्मू कश्मीर चला गया और ये सारे लोग कंधे पर लाल कालीन लिए एयरपोर्ट भागे जा रहे हैं। मजाक बनाकर रख दिया है मजाक का भी। अब एस्ले टोजे के बारे में सोचिए, इन्होंने किसी को नहीं ठगा, मगर इनके नाम पर गोदी मीडिया ने भारत की जनता को ठग लिया। जगह जगह खबरें छप गईं कि नोबेल कमेटी के डिप्टी लीडर भारत आए हैं। एस्ले टोजे ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नोबेल शांति पुरस्कार के मजबूत दावेदार हो सकते हैं। ये वही मीडिया का ट्विटर हैंडल है जिनके चैनलों को देखने के लिए आप पैसे देते हैं, वक्त देते हैं, और आपके टैक्स के पैसे से सरकार इन्हें करोड़ों के विज्ञापन देती है। नरेंद्र मोदी को नोबेल मिले, इसकी चिंता में इन चैनलों ने ऐसी खबर चला दी जो फर्जी निकल गई। सबको पता है कि नोबेल कमेटी के पास किसके नाम का प्रस्ताव आता है वो 50 साल तक गुप्त रखा जाता है। आधिकारिक घोषणाओं से पहले नोबेल पुरस्कार विजेताओं को सिर्फ 1 घंटे का नोटिस मिलता है, जिसमें उन्हें उनकी जीत के बारे में बताया जाता है। लेकिन इसके बाद भी खबरें छपने लगीं कि नरेंद्र मोदी नोबेल शांति पुरस्कार के सबसे बड़े दावेदार हैं। गोदी मीडिया की हालत यह हो गई है कि नोबेल कमेटी का कोई सदस्य आ जाए तो उससे सवाल पूछने लग जाते हैं कि मोदी जी को कब मिलेगा। इस तरह से पुरस्कार मांगा जाता है क्या? ये लोग प्रधानमंत्री की गरिमा किस हद तक गिराते चले जाएंगे। गनीमत है कि ऑल्ट न्यूज़ है जो इनकी झूठी खबरों को पकड़ लेता है। ऑल्ट न्यूज़ ने जब झूठ उजागर किया तो सबने अपना अपना ट्वीट डिलीट कर दिया, लेकिन खबर तो छप कर जा चुकी है कि प्रधानमंत्री मोदी का दुनिया में नाम हो चुका है और नोबेल शांति पुरस्कार के वे दावेदार हो चुके हैं। भाजपा नेता राम माधव ने टाइम्स नाउ का एक आर्टिकल ट्वीट भी कर दिया जिसका टाइटल था, डिप्टी लीडर एस्ले टोजे ने कहा है कि पीएम मोदी नोबेल शांति पुरस्कार के सबसे बड़े दावेदार। गोदी मीडिया के कई एंकर इस खबर को फैलाने में भी लग गए थे। यह समझना बहुत ज़रूरी है कौन किसे ठग रहा है, लेकिन यह भी समझना ज़रूरी है किसके लिए इतने बड़े जनसमूह को ठगा जा रहा है। आखिर प्रधानमंत्री मोदी के लिए झूठी खबर फैलाने वालों के खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई हुई? क्या इन चैनलों ने उनकी गरिमा कम नहीं की, भारत की साख खराब नहीं की? नोबेल पुरस्कार समिति के लोग हंस रहे होंगे, सही बता रहा हूं, हंस रहे होंगे कि इस देश का मीडिया कैसा है। और इस झूठ का पर्दाफाश पीआईबी फैक्ट चेक ने क्यों नहीं किया? क्या प्रो मोदी झूठ नहीं है? यानी जिस झूठ से प्रधानमंत्री मोदी की छवि कुछ बेहतर होती हो, उसका पर्दाफाश पीआईबी ने क्यों नहीं किया?
तो यह भी जानना जरूरी है कि ठगी के इस खेल में कौन कौन शामिल है। प्रधानमंत्री नोबेल पुरस्कार के दावेदार हैं, इसकी झूठी खबर चलाने वाला गोदी मीडिया पूरी तरह से बच गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई, मगर तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों के साथ हमले हो रहे हैं। कथित रूप से इसकी झूठी खबर चलाने वाले लोग गिरफ्तार हो गए। गिरफ्तारी का वारंट तो कई दिनों से जारी था, मगर मनीष कश्यप फरार हो गए थे। मनीष कश्यप का अपना YouTube चैनल है, उन पर आरोप है कि वीडियो बनाकर कथित रूप से उन्होंने गलत खबरें फैलाई कि तमिलनाडु में बिहारी मजदूर मारे जा रहे हैं। मनीष से पहले भी 2 यूट्यूबर गिरफ्तार हो चुके हैं, उनका अलग मामला है। मनीष ने इनमें से एक का वीडियो शेयर भर किया था, मगर मनीष कश्यप ने अपने चैनल से भी वीडियो बनाए जिनके बारे में फर्जी होने का दावा पुलिस कर रही है। मनीष कश्यप के समर्थक जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। ट्विटर पर मनीष कश्यप के लिए ट्रेंड किया जा रहा है, उन्हें सनातनी बताया जा रहा है। इसके लिए माला और भगवा कपड़ा पहने मनीष की तस्वीर वायरल कराई जा रही है। आमतौर पर ऐसे समर्थकों की यही दलील होती है कि कानून का सामना कीजिए, अगर गलत नहीं किया है तो पुलिस से डर कैसा, अदालत का सामना कीजिए। लेकिन अपने मामले में मनीष कश्यप गिरफ्तारी से भागते रहे। हाईकोर्ट से जमानत रद्द हो गई, तब जाकर आत्मसमर्पण करना पड़ा है। फेक वीडियो वायरल केस में अभी तक 3 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। 42 यूजर्स को नोटिस जारी किया गया है। यूपी के संभल जिले के पत्रकार संजय राणा ने शिक्षा मंत्री से सवाल पूछ लिया तो 30 घंटे के लिए जेल भेज दिए गए। मनीष के लिए बोलने वाले संजय राणा के लिए चुप नहीं हैं, मगर दूसरों को ललकार रहे हैं कि मनीष के लिए क्यों नहीं बोल रहे। संजय ने तो केवल सवाल पूछा था। मनीष कश्यप पर आरोप है कि झूठी खबर चलाकर 2 राज्यों के बीच तनाव पैदा करने की कोशिश की, फरार रहे। भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेता ने FIR कराई और संजय राणा को गिरफ्तार कर लिया गया। जो ठग नहीं है वो जेल में है और जो ठग है वो Z+ में है। तमाम मीडिया चैनलों ने नोबेल पुरस्कार को लेकर गलत खबर चलाई, उनके खिलाफ कोई नहीं बोला, सब चुप रहे। लेकिन झूठी खबर चलाने के आरोप में मनीष कश्यप को गिरफ्तार किया गया तो वही लोग बोलने भी लगे। कुछ लोग तो मनीष के बदले दूसरे यूट्यूबर को गिरफ्तार करवा लेने की धमकी दे रहे हैं और ट्वीट भी कर रहे हैं। इस पूरे मामले में सिस्टम गेंद की तरह हो गया है, कोई इधर से लात मार रहा है, कोई उधर से लात मार रहा है, और इसी का फायदा उठाकर एक ठग कांति भाई पटेल IAS बन जाते हैं और भारी सुरक्षा के बीच कश्मीर की सैर कराते हैं। भारत के समाज में झूठ बोलना और ठगी करना एक मान्य परंपरा का रूप ले चुका है। यह खबर देखिए, कनाडा में एक फेक एडमिशन का केस पकड़ा गया। वहां के प्रशासन ने 700 भारतीय छात्रों को पकड़ा है। ये लोग फेक एडमिशन ऑफर लेटर लेकर कनाडा पहुंच गए, जबकि इन्हें किसी यूनिवर्सिटी से एडमिशन का प्रस्ताव नहीं मिला था। 700 तो बहुत बड़ी संख्या होती है। कनाडा प्रशासन ने इन्हें पकड़कर वापस भारत जाने के लिए कहा है। ऐसी ठगी से जो सही छात्र एडमिशन के लिए कोशिश करेंगे उन पर कितना बुरा असर होगा, इसकी परवाह किसी ने नहीं की। मीडिया रिपोर्ट में ये सभी 700 नौजवान जालंधर की किसी वीज़ा एजेंसी से भेजे गए थे, जिसे ब्रजेश मिश्रा नाम का व्यक्ति कथित तौर पर चला रहा है। तो इन तमाम खबरों को आप देखेंगे तो कह सकते हैं कि भारत एक ठग प्रधान देश है। कांति पटेल अकेले नहीं हैं, उनके लेवल के कई ठग अलग अलग लेवल पर ऑपरेट कर रहे हैं। कई लोग 2 का 10 बनाने का सपना दिखाकर गरीब लोगों के हज़ारों करोड़ रुपए लेकर भाग जा रहे हैं। वो यहाँ से लेकर वहाँ, वहाँ से लेकर यहाँ भटक रहे हैं, उनका कोई निवारण नहीं हो रहा। गोदी मीडिया से बड़ा ठग तो कोई है ही नहीं, और उसकी ठगी की चपेट में जनता भी रहती है। एक बार ठग की चपेट में आप आ जाएं तो ठगों से अपने आप को आज़ाद करा लेना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए ठगे जाते रहने की परंपरा भी यहाँ विकसित होती चली गई है। ठगा जाने वाला ठगा जाता रहे, इसके लिए जब भी दुनिया में ठगों की कमी होगी, कोई ना कोई नया ठग सामने आता रहेगा। नमस्कार, मैं रविश कुमार।